अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर, क्रिकेट चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमाम उल हक की जानिब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया गया। इंजमाम उल हक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए आए थे। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने इंजमाम उल हक से मुलाकात ना की। चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, आज ये मुलाकात तय थी, फिर क्यों ना हो सकी? क्या वजूहात सामने आई हैं इस्तीफे की? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंजमाम उल हक हैं, वो इस बात पे नाराज थे क्योंकि 3 दिन पहले ये इंकशाफ हुआ था कि प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी के विकेट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर है। तो इस हवाले से गुज़श्ता रात के ऊपर इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्योंकि इंजमाम उल हक जिस शख्स के साथ पार्टनर बनकर ये कंपनी चला रहे हैं, तलहा उनका नाम है, और वो पाकिस्तान के तकरीबन 7 प्लेयर्स के मैनेजर भी हैं, और साथ वो प्लेयर एसोसिएशन की एक तंजीम बनी हुई है, उसको भी वो चलाते हैं। तो इंजमाम इस बात में खफा थे, और जब उनसे बोर्ड ने रब्ता किया कि आप आके अपनी एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी चाह रहे थे कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि ये मफादात का तसादुम इसमें सामने नजर आ रहा था। तो ऐसे में इंजमाम उल हक ने वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सवालात उठाने के ऊपर ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की एजाज, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं। आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर आ सके। एजाज वसीम इस वक्त बता रहे हैं कि नादरा मुश्ताक इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। तो नादरा साहब, आए तो थे इंजमाम उल हक मुलाकात करने, अब ये मुलाकात नहीं हुई, उनसे पूछगछ होने थे, अभी तो सवालात किए ही नहीं गए थे कि इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी तरफ भी आएंगे। इंजमाम उल हक का मौक़िफ़ सामने आया कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तलहा नामी एक एजेंट है जो 7 प्लेयर्स का एजेंट है और उनको वो मैनेज करता है और साथ ही वो एक कंपनी भी चलाता है, और ये इल्जामात लगे थे कि इंजमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान भी इस कंपनी में पार्टनर्स हैं। पीसीबी इस पर इंक्वायरी चाहता था। गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू ज़का अशरफ का एक चैनल से ऑन एयर हुआ, उन्होंने कहा था कि मैं इंजमाम उल हक को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनसे सवालात करूंगा। आज इंजमाम उल हक गए, लेकिन उन्होंने कहा कि बगैर तहकीक के मुझ पर इल्जामात लगाए गए, मुलाकात नहीं हो सकी और बगैर मुलाकात के ही इंजमाम उल हक की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने टीम की पै दर पै नाकामियों के बायस इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि इससे पहले कि मुझसे सवालात किए जाएं, बेहतर है कि मैं पहले ही मुस्ताफ़ी हो जाऊं। आज ज़का अशरफ जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनसे मुलाकात के लिए इंजमाम उल हक गए, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी है। इंजमाम उल हक का कहना था मुझ पर इससे पहले के सवालात उठें तो बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं। एजाज बाकरी हमारे साथ हैं। एजाज, बेशक मुलाकात नहीं हो सकी, भले इंजमाम उल हक ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन सवालात तो फिर भी उन्हीं से होंगे। आखिर वो इस पोजीशन पर थे, इस ओहदे पर थे, तो सवालात तो उन्हीं की जानिब उठेंगे। अब मावेश, ये पाकिस्तान की जो शिकस्त है ये उस वजह से इस्तीफा नहीं है। इंजमाम उल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर निकले, और वो जब इंकशाफ हुआ तो इस पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि एक तरफ इंजमाम उल हक पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं और दूसरी तरफ वो प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी चला रहे हैं, और जो प्लेयर्स मैनेजमेंट की कंपनियां होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो उन प्लेयर्स को ऑन बोर्ड रखें जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे में ये खदशात बढ़ गए थे कि इंजमाम एक तरफ प्लेयर्स के मैनेजर्स की कंपनी को चला रहे हैं और दूसरी तरफ वो चीफ सिलेक्टर है। इसका मतलब है कि वो अपने तमाम क्लाइंट्स प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लाजमी खिलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव यहाँ पे नजर आ रहा था। तो ऐसे में जब उनसे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वजाहत मांगी गई, जो कि गुज़श्ता रोज ज़का अशरफ ने कहा था कि हम इंजमाम को आज बुला के वजाहत मांगेंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था वो तलहा साहब हैं जो कि इन प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं, और इसमें मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं। तो ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्तों, प्लेयर्स की सिलेक्शन, ये कहीं पे भी ये चीजें नहीं आ रही हैं। इसके अंदर ये वजह नहीं है, सिर्फ इंजमाम उल हक की वो जो प्लेयर मैनेजमेंट तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसका मतलब कि मफादात का टकराव है। तो जब इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है, वो यहाँ पर एक ओनरशिप में उनकी पार्टनरशिप थी, तो रिजवान का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी फिर वो केस भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। देखिए, अब ये रिजवान को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी तौर के ऊपर ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर है, इसका एड्रेस भी इंग्लैंड के अंदर लिखा हुआ है।
और ये तकरीबन सन 2020 से ये कंपनी चल रही है, 3 साल पहले की। तो क्योंकि इंजमाम इसलिए इसमें आ रहे हैं क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर हैं। अगर उसके पाकिस्तान के 7 क्लाइंट हैं तो वो हमेशा कंपनी तो यही चाहती है कि उनके प्लेयर सारे खेलें। तो रिजवान तो खैर वो सिलेक्शन में नहीं है, ना वो नैब कप्तान है ना वो कप्तान है, तो यहाँ पे ज्यादा इंजमाम के ऊपर बर्डन आ रहा है। जब इंजमामुल हक को चीफ सिलेक्टर बनाया गया तो उस वक्त नहीं देखा गया कि वो इस कंपनी के ओनर हैं? नहीं, ये सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आता हूँ। नादरा मुश्ताक भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, क्रिकेट तज्जियाकार हैं। जरा पहले ये सवाल उनके सामने रखते हैं कि नादरा, जब चीफ सिलेक्टर की पोजीशन पर, इस पोस्ट पर इंजमामुल हक को हायर किया गया, उस वक्त नहीं देखा गया कि वो तो क्रिकेट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं, वो तलहा साहब के पार्टनर हैं? वो बातें उस वक्त अनफोल्ड होती हैं जब कोई आ जाता है सीट पे और कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो है वो उसको अनफोल्ड करता है किसी भी चीज को, तब कहीं जाके आपको पता चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त चल ही उस पर आए हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज आ रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी मॉनिटरिंग करता है और उसके बाद फिर वो उस पर एक्शन लेता है। तमाम एक्शन जो इस वक्त हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के ईमा पर हो रहे हैं, जहां पर वो देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जब भी किसी को हायर करें तो कम से कम उसके वेयर अबाउट जरूर देखें। आपने उनको एज अ प्लेयर देखा, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो कोई एक कंपनी भी चला रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी, जो कि प्लेयर्स के लिए उसकी है, प्रमोशन की है। तो मेरे ख्याल से उनको ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। और इस वक्त इंजमामुल हक ने जो इस्तीफा दिया है वो मैं नहीं समझती कि सिर्फ उनके ऊपर जो एलिगेशंस आए हैं उसके ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर तो सिर्फ एलिगेशंस है तो वो उसको साबित करें, क्योंकि जो कमेटी बनती है उसमें प्रूफ्स मांगे जाते हैं। तो इंजमामुल हक को चाहिए कि इस वक्त फ्रंट फुट पे आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर नहीं चाह रहे ना, वो तो मुस्ताफी हो गए ताकि उनसे सवालात ही ना, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा है कि इससे पहले के सवालात हो मैं मुस्ताफी हो जाऊं। एक और चीज नादरा, एक और चीज के वर्ल्ड कप के दौरान इस चीज का इंकिशाफ होना, ये भांडा फूटना कि वो किसी कंपनी का हिस्सा हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं प्लेयर से मुतालिका, ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। और इस पे तो फिर पीसीबी के जो बड़े हैं उनसे भी सवालात और तहकीक होनी चाहिए कि इतनी बेखबरी, इतनी नेग्लिजेंस, इतनी लापरवाही कि आपने चीफ सिलेक्टर हायर किया एक शख्स को, इतना जिम्मेदारी का ओहदा दिया, लेकिन आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। ये जो आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मैं भी देखिए, ये जो कंपनी रन कर रहे हैं बात इसकी नहीं है, बहुत सारे दुनिया में प्लेयर्स हैं जिनके एजेंट्स हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, वो ये है कि इंजमामुल हक जो हैं वो एक ओहदे पे फाइज हैं और उनको वो कंपनी रन करनी है जहाँ पर वो अपनी पसंद नापसंद चला रहे हैं और जो कि हमारी टीम का हाल बुरा यहाँ से इफेक्ट पड़ रहा है। ये बात नहीं है कि वो एजेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो दुनिया में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं। बात ये है कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है वर्ल्ड कप के लिए वो आपने अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर की है। पसंद नापसंद इंजमामुल हक की कैसे चल सकती है? जब ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है तो फाइनल अप्रूवल तो वो देंगे। क्रिकेट की इतनी समझ उनको भी होनी चाहिए कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए वो इंजमाम की पसंद नापसंद पर हैं या मेरिट पर हैं। सवाल तो फिर देखिए, ज़का अशरफ कोई प्लेयर नहीं है, ज़का अशरफ एक मैनेजरियल उनकी स्किल्स हैं, वो एक अलग हैं, लेकिन उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था बाबर आजम को और इंजमामुल हक को, इन दोनों ने मिलकर टीम को सेलेक्ट किया है। ज़का अशरफ इस चीज से बिल्कुल बरी-उज़्ज़म्मा अपने आप को करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, हालांकि इस मौके पर उनको ये भी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि टीम जो है एक मेगा इवेंट खेल रही है। तो ज़का अशरफ ने भी अपना कहते हैं ना दामन छुड़ाया है और यहाँ से इस्तीफा देने के बाद भी इंजमामुल हक ने भी अपना जो है क्लियर कर लिया, फेस सेविंग की है। मेरे हिसाब से इन्होंने इस वक्त इस्तीफा देने का बनता नहीं था। आप वर्ल्ड कप खत्म हो जाता तब ये तमाम चीजें आप क्लियर कर सकते थे, और इस वक्त आपने बिल्कुल बीच चौराहे में हंडिया फोड़ी है, तो ये तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और ज्यादा सवालात उठेंगे। जी, लेकिन नादर आपको कुछ लगता है कि पीसीबी को भी इस मामले को होल्ड करना चाहिए था वर्ल्ड कप खत्म होने तक? जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, टीम वापस आ जाती, उस वक्त ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते थे। अभी तो 3 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तानी टीम को। देखें, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। 4 नवंबर को हियरिंग है ज़का अशरफ की, उनको खुद नहीं पता कि मैं स्टैंड करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि नहीं करूंगा। ये तमाम चीजें ये तमाम गड़बड़ कर दी हैं, तमाम चीजें मिक्सअप कर दी हैं कि लोगों की जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट होती चली जाए और लोग उलझ गए इसी में कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेजा है नहीं भेजा, प्लेयर्स ने साइन किए नहीं किए, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, इंजमामुल हक की कंपनी निकल आई है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। फिर वो व्हाट्सएप मैसेज का इशू निकल आया, तो ज़का अशरफ को चाहिए था खामोशी से अभी वक्त गुजारते, 4 तारीख की हियरिंग होती, उसके बाद जो भी आपको प्रेस रिलीज इशू करनी होती। वो मैसेज तो आप देखें कि पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर ने खुद फॉरवर्ड किया ज़का अशरफ साहब को, ज़का अशरफ साहब ने वो आगे एक टीवी चैनल को फॉरवर्ड किया। तो ये तो खुद प्लेयर्स की प्राइवेसी नहीं रख रहे, क्रिकेट की कैप्टन की प्राइवेसी नहीं रख रहे, तो इनकी तरफ से भी
नादरा से भी बात करते हैं। नादरा, हमें फवाद मुस्तफ़ा साहब ने ज्वाइन किया है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से एकदम से ये इंकिशाफ हुआ है, इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उनका कहना है कि इससे पहले कि मेरी जानिब सवालात उठें तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं, तो आपको लगता है कि ये मसले का हल है एक इस्तीफ़ा सामने आ जाना, सवालात से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करना? चीफ सिलेक्टर भी यही कह रहा है और चेयरमैन पीसीबी का भी यही कहना है कि भाई मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। इंजमाम ने तो जो बात मैंने सुनी है वो ये कहा है कि उन्होंने 5 रुकनी कोई कमेटी बनाई है 5 मेंबर्स की, जो ये मेरे खिलाफ इल्जाम लगे उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो उसमें होगा ये कि मैंने कहा मैं स्टेप डाउन करूं, आप इंक्वायरी कर लें, सारा कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद हम तो क्रिकेटर हैं, हमने काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो स्टेप डाउन हुए कि जी इंक्वायरी होनी है, हो जाए, ताकि जो भी सवालात उठ रहे हैं, जो भी उन पर इल्जाम लगे, उस बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने उनका एक दूसरे निजी टीवी पे इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने ये कहा। तो फवाद साहब, ये तो केस तो बड़ा क्लियर है ना, अगर इंजमाम वहां पर पार्टनर हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो केस बनता है फिर? नहीं, देखिए, केस तो कभी भी क्लियर इस तरह से नहीं होता कि मेरी आपकी राय में क्लियर हो। तरीकाकार तो यही होता है कि चाहे कोई भी इल्जाम लगे, उसमें कोई कमेटी बनी और उस पे जिस पे इल्जाम लगा उससे भी बुलाया जाए और चीजें ताकि क्लियर हो, सबको सफाई का मौका दिया जाए ना। ये तो ऐसा नहीं होता कि जी सब कुछ पता है और आपने कहा कि जी हमें पता चल गया और हमने आपको नौकरी से निकाल दिया। कोई तरीकाकार होता है ना दुनिया में, कभी भी अगर किसी पे इल्जाम होता है, चीजें सामने भी नजर आ रही है तो भी सबको सफाई का मौका दिया जाता है, सबको कहा जाता है कि आए आप जाके इस चीज को खुद से भी क्लियर करें। ये लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इंतजाम ने ये डिसीजन लिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं वेट करता हूँ कि इंक्वायरी की क्या रिपोर्ट आती है। बट देखना ये है कि 4 तारीख तक तो ज़का अशरफ साहब भी बड़ी मुश्किलात में है कि 4 तारीख तक के या उसके बाद वो भी रहते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर रुकेगी नहीं ना। जिस तरह से स्क्रीनशॉट उनका लीक हुआ है, जिस तरह से इंटरव्यू दिया गया है, मजाक तो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड का ऑल ओवर द वर्ल्ड उठा है ना। आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रही, दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है इंडिया में। इंडिया पे हम भी बड़ा तनकीद कर रहे होते हैं कि जी क्या रवैया हमारे प्लेयर्स के साथ, हम क्या अपने प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं या हम दूसरों को क्या मौका दे रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट को चलाया जा रहा है। ये सारी चीजें रुक सकती थी, ये सारी चीजें वर्ल्ड कप के बाद हो सकती थी। क्या जरूरत थी चेयरमैन साहब को भी इस तरह से इंटरव्यू में देके बात करने की? तो आप अगर इतने बड़े ओहदे पे आते हैं तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो अदा करनी चाहिए। मैं कतई तौर पर नहीं कह रहा कि जी इंतजाम साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है या है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें खुल गई हैं और मुझे लगता है कि वो होता है ना कि सबकी सफाई, इस चक्कर में अब सभी जाएंगे। तो अब ये कार्रवाई तो जाहिर है कि वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकती है ना, क्योंकि वो जो 6-7 प्लेयर्स जिनका नाम इसमें आ रहा है, जो तला साहब जिनको मैनेज करते हैं, वो सब इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं। अब आप ये बताएं, उनको आगे 3 मैचेस खेलने हैं, उनकी इस वक्त मेंटल कंडीशन क्या होगी? उन्हें अपना फ्यूचर इस वक्त कितना इनसिक्योर लग रहा होगा? चाहे वो परफॉर्म कर भी देते हैं तब भी उनकी जानिब सवालात उठेंगे। नहीं, देखिए, उनको तो एक तरह से मेरी नजर में थोड़ा सा फायदा जरूर पहुंच गया कि वो ये भी अपने आप को कह सकते हैं कि जी हम मेंटल स्ट्रेस में थे और इस तरह की चीजें क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, तो वो एक उनके लिए एक थोड़ी सी ये चीज भी हो गई कि जी ये और ये कि भाई हम इन हालात में क्या खेलते। तो आपने थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस वैसे खराब हो रही थी उसको इस तरह से मीडिया में उछाल के उनको जरूर एक तरह की ये कि जब आप ये हारते हैं और जिस तरह से बोर्ड को चलाया जा रहा है ना, और सभी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मीडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर ग्रुप जो है उसका कोई ना कोई बंदा है जिसको अपनी खबर लीक करके चाह रहा है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आए। तो इसमें होता है कि फिर सभी जाते हैं, कप्तान भी उड़ता है, सिलेक्टर भी उड़ता है, चेयरमैन भी उड़ता है। तो मुझे तो बिल्कुल एक नया सिस्टम होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद कहानी मुख्तलिफ होगी, बिल्कुल नए लोग हर जगह, हर सीट पे नया बंदा बैठा होगा। नैयरद्दीन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फवाद साहब साथ ही रहेगा। तो नैयर साहब, क्या ये राइट टाइम था ये सारे इश्यूज को उठाने का? अगर पीसीबी के सामने ये चीज़ें आ भी गई थी तो अब ये कोई 12-14 दिन का और पाकिस्तान का इंडिया में स्टे बाकी है, पाकिस्तान टीम वापस आ जाती, उसके बाद इंजमामुल हक को बुला लेते, फिर ये सवाल जवाब हो जाते, वर्ल्ड कप तो खैरियत से गुजर जाता कम अज़ कम। टाइमिंग की जहाँ तक बात है ना, और वर्ल्ड कप खैरियत से गुजरने की, उसमें टाइमिंग पे तो पीसीबी का कोई वो इख्तियार नहीं था। इसको तो जहां तक मैं जानता हूं, मुबश्शिर लुकमान ने, जो एक एंकर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इनके जो है ना कंपनी, उसके तमाम मेंबरान की लिस्ट जो है वो उन्होंने अया कर दी सबके सामने। और उसमें मजे की बात है कि चीफ सेलेक्टर हैं, शायद उनके भाई भी हैं, फिर उसके अलावा और क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, साबिक
और ये लोग जो हैं फिर खुद ही इनके जनाब एजेंट हैं, और एक खिचड़ी पकी हुई है जिसको कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये है ना वेबसाइट, उस पे कोड ऑफ एथिक्स हैं। उन कोड ऑफ एथिक्स में 2.2.41 इसमें आप देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि जी मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है पीसीबी के साथ। तो वो इंतजाम ने उस वक्त क्यों नहीं डिक्लेयर किया और अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सवाल इंक्वायरी में ये इंतजाम से पूछना चाहिए। अच्छा, और सर ये सेम पीसीबी के साथ नहीं है कि पीसीबी ने उस वक्त क्यों नहीं है कंफर्मेशन की, मेक श्योर किया? क्या उन्होंने उस वक्त भी इंतजामुल हक से पूछा? देखिए जहां तक मैं जानता हूं पीसीबी जो अपॉइंटमेंट करती है तो वो कोड ऑफ एथिक्स पे साइन करवाती है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है वो उस सूरत में वैलिड होता है कि जब वो एक तो एक्सेप्टेंस दे कि जी अपॉइंटमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूं, और साथ में इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करके वापस देना पड़ता है पीसीबी को। ये है एक तरीका, और वो अगर इनके पास मौजूद है तो फिर तो इंतजाम का, तो मैं प्लेयर्स की बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक इंतजाम का सवाल है देयर वाज क्लियर कट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इंतजाम के 2 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक नहीं है। दूसरा ये कि जब आपका रिलेटिव आ जाता है तो आप उस बोर्ड से अलग हो जाते हैं कि मैं इसकी सिलेक्शन के लिए मैं नहीं बोल सकता। जब भी इंटरव्यू होता है या जब भी सिलेक्शन होती है, अगर आपका कोई अजीज आ जाता है, इन्होंने तो इमामुल हक को अपने साथ रखा और उसको जिस तरह से टीम में शामिल किया, साइम अयूब को क्यों नहीं शामिल किया? मुझे इसका जवाब चाहिए इमामुल हक से, और पीसीबी से भी मैं पूछता हूँ कि वो लोग भी चुप करके बैठे रहे। इमामुल हक को भी वही कंपनी मैनेज करती है, उन 7 प्लेयर्स में इमामुल हक भी शामिल है? इमामुल हक का नाम जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा, बाबर आजम का सुनने में आया है, वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, अगर आप चाहेंगे आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा नैयर साहब, ये भी बताइएगा कि ये एक कंपनी मैक्सिमम कितने प्लेयर्स को मैनेज कर सकती है? क्या इसका भी कोई रूल है कि ये 7 प्लेयर्स को अगर एक ही कंपनी मैनेज कर रही है तो इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी तो असल वो कंपनी है, फिर तो सिलेक्शन कमेटी सिर्फ अलामती है? जी देखे ना, ये एक अलग इशू है, लेकिन बात यह है कि इससे प्रेमा फेशाई ये पता चलता है कि जबरदस्त कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नतीजा था जो वहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आई। अभी जो आपके प्रोग्राम में जब मैं एंटर हुआ हूं तो वो कह रहे थे कि जी प्लेयर्स पे दबाव हो जाएगा और उनको ये एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। एक्सक्यूज क्या मिलेगा? जो ये तो आज आया है ना स्कैंडल, या कल आया, इससे पहले जो इन्होंने मैच खेले उसमें कौन सा स्कैंडल था और उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? अफगानिस्तान से जो ये हारे हैं उसके मार्जिन ऑफ डिफीट को आप अगर देखें, उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? हारना जीतना तो मैच में होता रहता है, वो जो मार्जिन ऑफ डिफीट है 8 विकेट से अफगानिस्तान से, वो इनको जस्टिफाई करती है कि जो ये कह सकें कि अब हमारे पास प्रेशर आ गया तो हम अच्छा नहीं खेल सकेंगे अगले 3 मैच। अच्छा नईर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की बात हो रही है कि उन्होंने फिर ये ओहदा लिया ही क्यों अगर वो किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा थे? ऑन दी अदर हैंड आप क्या समझते हैं कि इंजमामुल हक के साथ साथ क्या चेयरमैन पीसीबी भी उतने ही जवाबदेह हैं कि उन्होंने ऐसे शख्स को रखा ही क्यों, या इसकी कोई इंक्वायरी, उनका कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया कि अगर कोई मुतनाज़िर ड्यू डिलिजेंस की बात आप सही कर रही हैं कि ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस इसी तरह होती है कि अगर आप चेयरमैन आज पीसीबी की हैं तो आपने अगर किसी को अपॉइंटमेंट दी है तो आप रूल्स के मुताबिक उनसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवा लें। अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी साइन नहीं कराए तो फिर तो पीसीबी के जो डायरेक्टर एचआर हैं या जो एचआर के लोग हैं या जो लोग चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में हैं, इन सबको सैक होना चाहिए। तो वैसे नैयर साहब, ये जो कंपनी है इंजमाम साहब की जिसमें तला साहब मेजर शेयर होल्डर हैं, चलें नैयर साहब मैं आपके वापस भी आता हूँ, नादरा भी हमारे साथ मौजूद है। नादरा, ये एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? और एक एजेंट अगर 7 क्रिकेटर्स को मैनेज कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, चूंकि स्क्वाड में 15 और 11 में 11 लोग होते हैं। अगर एक बंदा 7 लोग को मैनेज कर रहा होगा तो कितना इन्फ्लुएंशियल होगा वो प्लेयर्स पावर में आ जाता है, और प्लेयर्स पावर जो होती है वो फिर भी डोमिनेट करती है, तो इस तरह फिर अंडर प्रेशर आपका क्रिकेट बोर्ड आ जाता है। क्योंकि देखिए कभी भी एक जत्था जो होता है ना, वो कहीं पर भी जब एक अपनी चीज मनवानी होती है तो सब कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन प्लेयर्स से काफी हद तक अंडर प्रेशर भी है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें मनवाई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके अलावा जिस तरह जो हमने सुना है, क्योंकि मेरे पास एज सच इसका सबूत नहीं है कि इंजमामुल हक ने कहा जी आईसीसी से भी आपके जो है कुछ परसेंटेज दिलवाएंगे, तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अंडर प्रेशर है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि इस वक्त इन्होंने जब इनके अपनी जात के ऊपर इल्जामात आए हैं तो इंजमामुल हक ने इस्तीफा देना मुनासिब समझा? क्या पाकिस्तान के प्रेस्टीज इनकी नजर में कुछ नहीं है? जो
जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही। अगर तो ये परफॉर्मेंस पे अपना इस्तीफा देते तो मैं समझती कि हाँ वाकई ये बहुत ऑनेस्ट हैं अपने मुल्क से, लेकिन इनकी जात के ऊपर इल्जाम आता है तो ये इस्तीफा दे रहे हैं। ये सवाल नहीं आ रहा आपके जहन में कि मतलब इतने ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हुए ना कि आपके ऊपर आया तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान टीम भले से हारती रहे मैच, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका काउंटर आर्गुमेंट यार है कि इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया कि ये तहकीकात जरा शफाफ तरीके से हो जाएं और वो उस वक्त तक अपनी पोस्ट से लगे, जो अभी फवाद मुस्तफा साहब ने हमसे शेयर किया। जी वो तो टेम्परेरी कह रहे हैं ना अभी उनके क्या नाम है, मैं करूंगा अगर तमाम तहकीकात जो क्लियर होंगी तो ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इनको तो चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रही है वर्ल्ड कप पे, उस पर आपका इस्तीफा बनता है कि भाई आप पीछे हट जाइए कि मैंने टीम ही इतनी खराब सेलेक्ट की है, सारी दोस्ती पंदी पर और जिनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है आपने उनको सेलेक्ट किया, तो इस पर इस्तीफा बनता है। सही तहकीकात होना तो वो एक बात की बात है। नादरा हमारे साथ ही रहिए, हमें नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन किया है। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहिएगा, एक अजीब सी जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जो इंकशाफात हो रहे हैं, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी से उनका ताल्लुक है और उन्होंने अब शफाफ तहकीकात के लिए इस्तीफ़ा भी दे दिया है और ये सब कुछ ये भांडा फूटा है उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और टीम की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है। आज जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की सूरत हाल से पाकिस्तान क्रिकेट गुजर रही है, ये मैच तो तकरीबन कोई 7 महीने पहले से 8 महीने पहले से ही शुरू हो गया था कि जब आपकी टॉप कमान जो क्रिकेट बोर्ड रन करती है वो एक के बाद एक तब्दील होती हुई दिखाई दी। फिर वहाँ पे ज़ाहिर है किसी को भी इतना टाइम नहीं मिला, कोई भी एडजस्ट नहीं हो सका, किसी की भी जो है वो उस तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। इस दौरान एशिया कप भी आ गया, वर्ल्ड कप भी आ गया। देखिए इंजमामुल हक साहब अगर रिजाइन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें ये रिजाइन 2 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जिस वक्त ये खबरें आई थी कि उस कंपनी के वो स्टेक होल्डर भी हैं कि जो कंपनी इतने सारे क्रिकेटर्स को मैनेज करती है या उनके मामलात को डील करती है, क्योंकि आप चूंकि डायरेक्टली स्टेक होल्डर थे, इंजमामुल हक ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बात ये थी कि जब ये चीज सामने आ गई थी और आप स्टेक होल्डर थे और इतना ज्यादा मीडिया पे आ रहा था, रिजाइन उसी दिन कर देना चाहिए था। और दूसरी नादरा ने बिल्कुल ठीक बात कही, रिजाइन तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी बनता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बनता है। और अगर ये बात बार बार कही गई कि ये टीम बनाने में जो है वो कप्तान का, या मैं कप्तान अकेला नहीं कहता हूँ, देखिए आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कप्तान से मुराद 5-6 प्लेयर्स होते हैं, एक बंच ऑफ प्लेयर है वो जो अब तक 3 साल से ये फैसले करता रहा। उसमें सिर्फ एक बाबर आजम नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की वो बात करते रहे कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो इन मामलात में जो है वो की मर्जी भी थी। फिर हमने देखा कि मिकी आर्थर के हवाले से भी खबरें आई कि उनकी भी मर्जी इसमें शामिल थी, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी भी इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि जब अल्लाह ताला ने आपको उस मनसब पे बिठाया है कि आप आखिरी अथॉरिटी हैं, तो कम से कम चेक एंड बैलेंस आपका भी बनता था। देखें ये जो कंपनी के हवाले से बातचीत इतनी सामने आ रही है, इससे पहले जो मैनेजमेंट कमेटी थी उस दौर में इसका थोड़ा सा नोटिस जरूर लिया गया था, लेकिन मैंने कहा ना कि टाइम किसी को भी नहीं मिला और उस दौरान में कई सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स को आराम नसीम साहब बिल्कुल आपको पॉइंट ऑफ व्यू आगे आपकी तरफ हम मजीद सवाल भी लेकर आते हैं। साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खालिद महमूद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। खालिद साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आप भी चेयरमैन रहे हैं, सारे मामलात को आपने चलाया है, चीफ सेलेक्टर को जब हायर किया जाता है तो उसका बैकग्राउंड, उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी हायरिंग के वक्त, उसको पोस्ट देते हुए, उसको ऑफर करते हुए उस वक्त नहीं चेक किए जाते? खालिद महमूद साहब से हम रब्ता करते हैं, उनसे उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। तो नैयर साहब ज़रा इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें कि ये टाइम ऑफ, जिस वक्त ऑफ़र का टाइम होता है, जिस वक्त आप पोस्ट पर हायर करते हैं किसी को, नसीम राजपूत साहब की तरफ ये सवाल रखते हैं, तो नसीम साहब इस पर ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा कि वो उस वक्त क्यों नहीं ये सारी चीज़ें चेक की गई। इंजमामुल हक आज से तो चीफ सेलेक्टर नहीं है, कई माह से वो चीफ सेलेक्टर हैं और वो कंपनी 3 साल से काम कर रही है, 7 प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, और ज़का अशरफ साहब या सलमान नसीर साहब को ये इल्म ही नहीं था। नसीम साहब को आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। खालिद महमूद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपका।
सवाल दोहराए। जी खालिद साहब, ये जब चीफ सिलेक्टर को हायर किया जाता है तो उस वक्त उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेक किया जाता कि वो कहाँ काम कर रहा है, दूसरी वो जॉब क्या कर रहा है, कहाँ वो शेयर होल्डर है? मुझे नहीं पता कि आजकल क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड इस वक्त है क्या और कौन कौन उसमें है, लेकिन मैं आपकी बात से ये समझता हूँ कि ये चेक होना चाहिए, पूरी छानबीन अता पता होना चाहिए। हर प्लेयर या जो भी खिलाड़ी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व हो उसका पूरी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन बजाय यही लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, और जो कुछ मालूमात आ रही हैं उसमें तो ये लगता है कि वाज़ेह तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसका बाकायदा इसका मुजाहरा भी हुआ है। इस तरह हुआ है कि जिस तरह खबरों के मुताबिक, मीडिया की खबरों के मुताबिक, जिस तरह इंतज़ामुल हक ने अपना पूरा वज़न जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच फी और उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजे जो है जिस तरह बढ़ाए हैं, वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका ज़ाती मुफाद भी शामिल था, जो कि वो जो कंपनी है उसमें वो भी शामिल है। तो ये बहुत ही नाजायज़, बहुत ही गलत बात है। और इससे भी ज़्यादा गलत बात ये हुई है कि इसकी वजह से टीम में जो चुनाव है वो भी मुतासर हुआ है। जो खिलाड़ी उनके धड़े के थे वो उसमें शामिल हुए हैं, कोई ऐसे खिलाड़ी थे जो नहीं थे वो उनको शामिल नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे मसलन इमाद वसीम और इस जैसे कई खिलाड़ियों का नाम भी इसमें आता है। ये एक बड़ा एक संगीन सूरत हाल है, बड़ी एक खतरनाक सी सूरत हाल है जो कुछ भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बल्कि मुल्क को पूरे को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी खालिद साहब, जो नाम सामने आ रहे हैं 7 प्लेयर्स का कहा जा रहा है कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी इन 7 प्लेयर्स को मैनेज कर रही है, तो टोटल 11 की टीम में से 7 प्लेयर्स ही अगर कंपनी मैनेज कर रही है और फिर टीम की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने एक पे एक मैच वो हार रहे हैं, तो सवालिया निशानात तो बहुत से हैं और सवालात भी बहुत से उठते हैं। और इंतज़ामुल हक साहब ने वैसे तो खैर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया है कि मेरा इस्तीफ़े के बाद आराम से तहकीकात की जा सके, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर वो ये ओहदा कबूल करने से पहले ही ये इंकशाफ कर लेते या एतराफ़ कर लेते कि वो ऐसी किसी कंपनी से वाबस्ता हैं। जी यकीनन ऐसे होना चाहिए था। वो जब अब जो ये इतराफ़ आपने जिसका हवाला दिया है कि शफाफ तहकीकात हो सके, तो ये उनको ज्वाइन करने से पहले ये सारा मामला क्रिकेट बोर्ड के सामने रख देना चाहिए था कि मेरी ये दिलचस्पी है, मेरा फलां कंपनी में इतना शेयर है। तो वो तो फिर उनकी बात बड़ी अच्छी होती, फिर क्रिकेट बोर्ड पे जिम्मेदार होती कि अगर वो समझता कि ये खतरनाक नहीं है, इनको लिया जा सकता है। अब तो ये बात ये है ना, जैसे पकड़ा जाए कोई बंदा और उसके बाद बयान दे कि अच्छा जी मैं हट रहा हूँ, अब आपने जो करना है वो कर रहे हैं, वो तो अपने आप से मलबा हटाने वाली बात है जी। तो ये बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि जब भी तहकीकात होंगी वो तो खैर जो भी जिम्मेदारान होंगे सामने आएंगे, लेकिन जैसे अभी वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं, टीम की परफॉर्मेंस पे इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता, टीम वापस आ जाती, तो फिर ये सारी कार्रवाई की जाती, ये इंकशाफात किए जाते। वैसे ही टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जग हसाई हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, और ऊपर से ये सारे इंकशाफात। देखिए ये ऐसे नहीं हुआ कि क्रिकेट बोर्ड ने इसमें कोई तहकीकात शुरू कर दी है। हुआ ये था कि जब ये टीम की कारकर्दगी बड़ी खराब हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों ने छानबीन करना शुरू की, और फिर उसके बाद पता लगा कि सूरत हाल कुछ फर्क है, कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। कोई कंपनी बनी हुई है जिसमें 7 प्लेयर वाबस्ता है और वो सारे उनके रहम करम पे हैं, वो जिस तरह मिलके जो सोचते हैं उस तरह अमल करते। जब ये सारी खबरें आई हैं तो उसके नतीजे में खराबी इतनी बड़ी और इतना ज्यादा एक तूफान सा उठा है कि मजबूरन इंतज़ामुल हक को इस्तीफा देना पड़ा है। वो इससे पहले इस्तीफे की धमकियां तो कई बार देते थे, लेकिन हर दफा धमकी दे के अपनी मनमानी जो शराइत थे उस पर फिर दोबारा काम शुरू कर देते थे। इस दफा तो जैसे होता है ना, कोई रंगे हाथों पकड़े जाने वाली बात है, तो इसलिए वो आप इसको वो वर्ल्ड कप से लिंक
ना करे, ये लोगों ने खुद ब्रिंक कर दिया है। यानी हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान ये बात बाहर निकल रही है। और बात इसलिए बाहर निकली है, अगर टीम अच्छा खेलती रहती तो किसी का शायद ध्यान भी इस तरफ ना जाता, क्योंकि टीम बहुत ही खराब खेली है, इसलिए लोगों की जुस्तजू होती है, हर तरफ के लोग होते हैं, तो उन लोगों ने ये खबर निकाली है। ये नहीं कि इंतजाम ने खबर निकाली है, ये नहीं कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद निकाली है, ये बाहर के सर्कल से ये खबर आ गई है। अब उसका कोई इलाज नहीं था। सही। खालिद साहब साथ ही रहिएगा, नईरुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं। नईर साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की खालिद साहब की, उनका कहना है कि बोर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से पब्लिक नहीं की है, लेकिन जाहिर है टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी और हर बंदा उसके हर किसी के जहन में सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि टीम पैदर पे शिकस्त खा रही है। तो ये चीज़ें पब्लिक हो गई, ये बोर्ड ने बाकायदा पब्लिक नहीं की। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब कौन कौन जिम्मेदार ठहरेगा इसके लिए? देखें, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है, और अगर आपको फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करानी है तो मैं समझता हूं कि खालिद महमूद साहब जैसे फॉर्मर नॉन कंट्रोवर्शियल रिप्यूटेड पर्सन की, जिसे कहते हैं, सरबराही में कमेटी बननी चाहिए। वरना होगा ये कि पीसीबी के ही अगर अफसरान की कमेटी बनी और उन्हीं के अपने लोग जो हैं वो कोताही के मुर्तकब पाए गए, तो वो हर चीज को कवर अप कर देंगे। और किसी इंक्वायरी में कवर अप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप दिन को रात भी कर देते हैं इंक्वायरी में, और रात को दिन भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि वो पीसीबी को कहे कि खालिद महमूद साहब इस इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन हो, ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी हो, इसलिए कि ये एक नेशनल स्कैंडल है, मुल्क की बदनामी हुई है। पीसीबी तो बात आता है, पहले तो पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। किस तरह बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वहाँ जो इंडिया में है उसने इतना शर्मिंदा किया है कि आप अफगानिस्तान से भी इतने वाइड मार्जिन से हारे हैं कि जो आपके वहमो गुमान में भी बात नहीं थी। हार जीत तो होती है, लेकिन इतना वाइड मार्जिन जो है वो पाकिस्तान को इतना बदनाम कर गया है और हमारे मुल्क के ऊपर ऐसा धब्बा लगा है कि इसकी एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए इंक्वायरी की चेयरमैनशिप जो है खालिद महमूद साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं कर सकता। सही। साथ ही रहिएगा नईरुद्दीन साहब, लीना मोइन ने हमें ज्वाइन किया है। लीना, जिस तरह से कि इल्ज़ामात और ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है और इंतजामुल हक कह रहे हैं कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात हो जाएं, और दूसरी जानिब जो टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, वर्ल्ड कप अभी जारी है, और इस तरह के मामला का सामने आना, क्या कहती हैं आप? देखिए, आपकी जो बात है ना, ये दो हिस्सों में है। एक तो टीम की परफॉर्मेंस वीज़ावी द सिलेक्शन जो इंतजाम ने की, तो उसके लिए तो इंतजाम ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, एक तो जिस तरह की हमें हार देखनी पड़ी, उसमें हमारी बहुत टेक्निकल वजह है। मैं मुस्तकिल इस बात पे नैयर साहब से मेरी कई दफा इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि हमारे पास पावर हिटिंग कोच नहीं है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, हमारा पावर प्ले में स्ट्राइक रन रेट वो नहीं होता जो होना चाहिए, बैट्समैन का वो स्ट्राइक रेट नहीं है जो होना चाहिए। तो इसके लिए एक हमें मुस्तनद पावर हिटिंग कोच चाहिए। एक तो ये टेक्निकल बात होगी। दूसरा, हमारा कप्तान में मेरी नजर में बिल्कुल नाकिस है। मैं बहुत से आर्टिकल भी इस पे लिख चुकी हूँ और 1000 दफा टीवी पे भी कह चुकी हूँ कि एक कप्तान की एक पर्सनैलिटी होती है, एक अकल होती है, उसकी आंखों में आपको एक अकलमंदी नजर आ रही होती है। फील्ड प्लेसिंग में, अटैक करने में, ये कुछ भी हमें बाबर आजम में नजर नहीं आता। बल्कि वो तो खुद भी वनडे क्रिकेट में जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बहुत मॉडर्न डे प्ले से कम है। तो एक तो ये टीम की बेहतरी होगी। सिलेक्शन पे मैं ये कहूंगी कि इससे पहले जो हमारे सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, मेरी नजर में वो बेहतरीन सिलेक्टर थे, लेकिन सारे मीडिया ने बेवकूफी की बातें की कि वो लैपटॉप सिलेक्टर है। तो अरे भाई, वो गधे गाड़ी पे बैठ के सिलेक्शन कर ले। जाहिर है ये मॉडर्न डे सिलेक्शन है, इसमें डेटा की जरूरत होती है, लैपटॉप पे ही नजर आएगा। और उसके अलावा वो हर ग्राउंड पे मौजूद होते थे। तो एक तो सिलेक्टर भी, चीफ सिलेक्टर कोई अक्लमंद मॉडर्न डे लेके आई है। इंतजाम वगैरह तो ठीक है, इन्होंने करनी थी जो मुल्क की खिदमत कर दी। अब जो दूसरा हिस्सा है कि ये जो बाकी बातें आ रही हैं कि वो कंपनी खुली हुई है, ये वो, तो उसमें जो मेरा ये एक मशवरा है क्रिकेट बोर्ड को कि एक ये जो एजेंट्स हैं, जो प्लेयर्स के मैनेजर होते हैं,
एक एजेंट को 2 से ज्यादा प्लेयर्स को मैनेज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो उससे ज्यादा करते हैं तो एक मोनोपोली क्रिएट होती है, उसमें जो टीम है उसमें इंसाफ खत्म हो जाता है, एक दूसरे के फेवर शुरू हो जाते हैं। तो 2 से ज्यादा प्लेयर्स की मैनेजमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं इसको भी जरा देख लें कि इतनी इनको लीग खेलनी अलाउड नहीं होनी चाहिए, और इनको जो है इनको पीसीबी का भी इन पे कोई कंट्रोल होना चाहिए। एनओसीज, जैसे फास्ट बॉलर है उसको अगर आप 4 लीग्स की एनओसी दे देंगे तो वो कैसे उसकी फिटनेस रहेगी। तो जब कोई अक्लमंद लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैनेज करेंगे तो ही ये मामले बनेंगे। और अभी उन्होंने खालिद महमूद साहब का नाम लिया, नैयर साहब में, मैं ऐड करूंगी माजिद खान का नाम और आरिफ अली अब्बासी साहब का नाम, जो इतने अपराइट लोग हैं कि अगर वो तो और अक्लमंद भी है और वो इंसाफ को पूरा जो है उसको उसका इंसाफ करेंगे लोगों के साथ और बिल्कुल सही इंक्वायरी होगी। सलीना साथ क्रिकेट एनालिस्ट ताबिश मीर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। ताबिश साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से कि ये इंजमामुल हक के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं और फिर उनका ये भी कहना है कि उन पर इल्ज़ामात हैं और तहकीकात की शफाफियत के लिए मुस्ताफ़ी हो गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी आखिर ये क्या है? क्या ये एक कॉमन प्रैक्टिस है? हर कंट्री की कोई ना कोई क्रिकेट एजेंट कंपनी होती है या उसके क्रिकेटर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये कोई अपनी नौयत का एक अनोखा केस आ गया है और वो भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, एक तरफ हमारी टीम की परफॉर्मेंस और ऊपर से इस तरह के इंकशाफात इल्ज़ामात का सामने आना? नहीं, बिल्कुल कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अगर ये क्रिकेट एजेंट्स की हवाले से बात की जाए तो उनका किरदार इंतहाई ज़्यादा मुतनाज़िर रहा है। ये क्रिकेट एजेंट्स ही थे जिसकी वजह से आपको याद होगा माजी में जब 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगा, आईसीसी ने उन्हें रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के एक बड़ा इल्ज़ाम उन पर साबित हुआ था। साबिक कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, इन 3 खिलाड़ियों के कैरियर ख़त्म हो गए, तो उसमें एक अहम किरदार अदा किया उस वक्त के एजेंट ने, और मजहर उनका नाम था, उन्होंने उस वक्त जो है एक तमाम किरदार अदा किया था। वो बुकीज के साथ मिल गए, ये सब कुछ हुआ, ये पुराना किस्सा है। लेकिन इस वक्त जो ये नया किस्सा, ये किस्सा नया नहीं है। और इंज़माम ने जो निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बात की, उन्होंने कहा 7 से 8 साल पुराना उनका ताल्लुक है ये तला रहमानी से। उनके भाई जो है उनसे मेरी खुद ज़ाती मुलाकात हुई थी, और एक निजी होटल में जब मेरी इंतज़ार साहब से मुलाकात हुई थी तो तमाम जो काम इंज़माम के करने होते हैं वो उनके भाई करते हैं। जो ये जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर के तौर पर उनका नाम सामने आया। पाकिस्तान के 3 नामवर खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, इंतहाई मारूफ खिलाड़ी, पाकिस्तान का ब्रांड है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनका नाम सामने आया। और निजी टीवी चैनल पर जिस अंदाज से ये इंटरव्यू किया गया, ऐसा लग रहा था तमाम इंटरव्यू प्लांटेड है, बाकायदा इंज़माम के हक में बातें होने लगी। आगाज ऐसा हुआ, फिर इंज़माम ने बीपर दिया और इसके बाद ये सारी बातें हुई। अगर इंज़माम दिलेरी का मुजाहरा करते हैं तो 5 रुकनी कमेटी के सामने पेश होते, अपना वहाँ मौक़िफ़ पेश करते। जी, बहुत शुक्रिया ताबिश मीर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। लीना, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की ताबिश की, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो प्लेयर एजेंट कंपनीज हैं उनका किरदार हमेशा ही बहुत मुतनाज़िर रहा है। उन्होंने माजी का हवाला भी दिया कि जब जैसा कि हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स पर, क्रिकेटर्स पर बैन लगते रहे हैं, तो उसमें भी इन प्लेयर एजेंट कंपनीज का काफ़ी किरदार रहा है। ये सही कह रहे हैं, पहले भी 2010 में भी ऐसे नाम आए थे हमारे सामने और आते रहे। लेकिन आप ये देखें कि बाकी दुनिया में भी प्लेयर्स के एजेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, और जो भी प्लेयर उसको रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करता है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर हो गया या बाबर बहुत बड़ा प्लेयर हो गया तो उसके आगे हमारा क्रिकेट बोर्ड उनकी धमकियों के आगे झुक जाता है। तो ये झुकना नहीं चाहिए ना। अब अगर कोई कमेटी बैठे और 4 प्लेयर, अगर उसमें बड़े प्लेयर हमारे शाहीन या शादाब या बाबर या रिजवान को इसमें गिल्टी, दे आर फाउंड गिल्टी, तो ठीक है, उनसे कहें कि जी साहब अब आप बाहर बैठे और नए प्लेयर्स पे आप तकिया करें और नए प्लेयर्स के साथ आप टीम भेज दें। अब हमारी टीम में जाना है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, वैसे भी हम बड़े प्लेयरों के साथ कभी जीतते नहीं है। अगर कोई प्लेयर गिल्टी हो तो ठीक है, उसको बाहर बिठाएं, नए प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। वैसे भी आपने वहाँ हमेशा सीरीज हारी है, तो हो सकता है आप नए प्लेयर्स के साथ जीत भी जाएं।
लेकिन जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ना, गलती वहां से आती है। जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को रन करें, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई खास उनकी अचीवमेंट की और उनकी अक्लो फहम की मेरे नजर में कोई रिस्पेक्ट। तो अब बात यह है कि जो अक्लमंद लोग थे उनको तो आपने एक साल में बाहर कर दिया। रमीज थे, ठीक है, उन्होंने अभी काम शुरू किया था, 10 गलतियां भी हुई इससे, लेकिन उनको काम तो करने देना चाहिए था ना। वो क्रिकेटर है, इस तरह तो आप किसी भी रिच बिजनेसमैन को बना दें जी पीसीबी का चेयरमैन, तो फिर तो आपका क्रिकेट 2-3 साल में वहीं चला जाएगा जहाँ आपकी हॉकी और स्पोर्ट्स गई। हमारे साथ ही रहेगा लीना नईरुद्दीन साहब से बात करना चाहूंगी। नईरुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री में हम अगर पस मंजर में जाएं तो क्या प्लेयर्स एजेंट कंपनीज के कोई इस टाइप के मसाइल या मामला पहले कभी सामने आए या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है? देखें, आपके सवाल से पहले मैं लीना साहब की इस बात की पूरी तायद करता हूं कि इसमें माजिद खान और आरिफ अली अब्बासी साहब और जो मैंने नाम सजेस्ट किया था खालिद महमूद साहब का, ये हाई पावर्ड कमेटी हो और ये सिर्फ इंजमाम की इंक्वायरी ना करे, ये चेयरमैन पीसीबी को भी बुला के पूछे, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी कमेटी हो कि तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें ब्लैकमेल किया है इंजमाम ने और प्लेयर्स ने जाने से पहले। क्योंकि ये जो है, क्या नाम है जिसे कहते हैं आप, एक एजेंट तो पीसीबी पे इस तरह से डायरेक्ट नहीं डाल सकता। वो तो जो उसके, मेरा मतलब है, पार्टनर्स हैं उनको वहां बुला मिल जाती है तो उनके थ्रू वो फिर अपना एजेंडा ला सकते, वो एक अलग इशू है। बात ये है कि आपने जैसे कहा ना कि पहले ये मसला आया, पहले ये मसला देखें, अभी आप ही के पास यहाँ किसी ने कहा है कि जमान ने कहा कि इनसे 7 साल पुराना ताल्लुक है, तो फिर आपने जो मैंने अभी आपको एक किया था कोड ऑफ एथिक्स का आर्टिकल 2.2.41, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो क्लॉज है वो इंतजाम ने क्यों नहीं एक्सप्लेन की? क्योंकि जी मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन उन्हीं लड़कों की करनी है जो इसके कंपनी के हिस्सेदार हैं जी। उस कंपनी के ये चला कि 8 से ज्यादा हिस्सेदार हैं। अभी मैं पे और देख रहा हूँ कहीं पे 10 से नाम आ रहा है कि इतने प्लेयर्स जो हैं उसके पास हैं। जो ये आपने अभी सवाल बड़ा अच्छा उठाया था कि कम लोगों को होना चाहिए, मैक्सिमम 2 प्लेयर्स हों, और कंपनी बेसिक काम ये होता है कि जो इन लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनको मैनेज करता है। सही। वो ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल नहीं करता है। लेकिन जब वही प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन में आके उड़े ले लेते हैं, एक कैप्टन आता है, एक चीफ सेलेक्ट आता है, तो फिर तो गेम आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए और इस कमेटी को ये भी इख्तियार हो कि वो ये ज़का अशरफ से पूछे कि एशिया कप के बाद क्या टीम चेंज करना चाहते थे और उसमें कोई रुकावट ना उनके सामने, क्या उनसे ये कहा गया कि जी हमारी अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, 60-60 लाख नहीं करेंगे, हमें आईसीसी की जो पेमेंट आती है पीसीबी को उसमें तो हम जो है आगे वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। ये बातें पूछी जाए ज़का अशरफ को भी मौका मिले अपनी सफाई देने का। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं या आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा दौर में मॉडर्न क्रिकेट में, एजाज मैं आपसे बात करना चाहूंगी, फिर मॉडर्न क्रिकेट में ये प्लेयर एजेंट कंपनीज या फिर ये पीआर कंपनीज इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? तो मोदी मुझसे सवाल किया है। जी एजाज। देखिए, अब से जब भी आप ये सारी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तकरीबन 10 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज इशू कर दिया है कि मफादात के टकराव का जो इंकशाफ हुआ है इसके ऊपर 5 रुकनी कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है तहकीकात करने के लिए, और अभी कमेटी मेंबरान के नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में इशू नहीं किया है। जैसे ये खबर सामने आई कि इंजमाम मुस्ताफी हो गए हैं तो क्रिकेट बोर्ड ने अब 5 रुकनी कमेटी बना दी है। जहां तक मफादात के टकराव की जो बात है या माजी की जो बात है या जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने पहले इंजमाम की सीवी को चेक क्यों नहीं किया, उसकी प्रोफाइल को चेक नहीं किया, उसकी वजह यह है कि ये कंपनी 2020 के अंदर ये डिक्लेयर हुई है जिसमें रिजवान के भी 25% शेयर हैं, तल्ला रहमानी के भी 25% शेयर हैं और इंजमाम के भी 25% शेयर हैं। लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुआ था और ये हाईलाइट
तब हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और क्रिकेटर दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तनाजा बढ़ा। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो तनाजा बढ़ा है उसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने पीसीबी के साथ यहाँ तक भी मुतालबा किया कि जो क्रिकेट बोर्ड का फेसबुक है, क्रिकेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल है और क्रिकेट बोर्ड का जो ट्विटर हैंडल है, क्रिकेट बोर्ड का टिकटॉक का चैनल है, खिलाड़ियों के एजेंटों ने यह भी मुतालबा किया पीसीबी से कि हमें वहां से आने वाली इनकम से भी प्लेयर्स को हिस्सा दिया जाए। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो सैलरी का मसला बना हुआ है, इसमें खिलाड़ियों का कसूर इस वजह से है कि वो अपने एजेंटों के हाथे चढ़े हुए हैं और एजेंटों ने उनको रोका हुआ था कि आपका ये मुतालबा भी हम मनवा रहे हैं, ये मुतालबा भी मनवा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स के साथ जो क्रिकेट बोर्ड का रिलेशन है, जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक क्रिकेटर जहीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जहीर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जो सूरत हाल अभी चंद घंटे पहले पेश आई है इंजमामुल हक साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उनका कहना है कि ये इल्ज़ामात हैं उनका इस प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं ताकि शफाफ तरीके से तहकीकात की जा सके। आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स एजेंट कंपनीज क्या मौजूदा मॉडर्न क्रिकेट में इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर सकें? बिल्कुल कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है। और जब आपके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हो तो बड़े ही आराम से कर सकती है। और देखिए, बात असल ये है कि अगर आपका चेयरमैन जो है वो एक आदमी पे इतना ज़्यादा भरोसा कर ले, लास्ट मिनट में ये सारी बातें हो, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो रूनुमा हो ही जाती है। सही। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि इस चीज़ों की इंक्वायरी बिल्कुल की जाए। एक आदमी खुद जो है वो अपनी सीट छोड़ के जा रहा है और इसकी फुल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ताकि जो है आइंदा अगर कोई इस किस्म की बात हो तो जो है वो इस चीज़ को बड़े आराम से निपटा दिया जाए। हर रोज़ अगर ये बातें निकलेंगी, हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होगा और कोई नई नई चीज़ें निकलेंगी, तो लाजमी बात है हमारे क्रिकेटर्स ही बदनाम होंगे। लिहाजा इनका छोड़ के जाना है, क्योंकि अब तो टाइम वैसे भी कम रह गया, कुछ ही दिन रह गए ये वर्ल्ड कप खत्म होने में। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने क्या करना है, टीम की सिचुएशन जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और हर चीज़ को बड़े तरीके से लेना है, तो बोर्ड जो है इंक्वायरी करवाए और बोर्ड को चाहिए कि बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं जहीर अब्बास साहब, इंक्वायरी तो यकीनन होगी जिस तरह से इंकशाफात हो रहे हैं, चीफ सिलेक्टर के अलावा कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है ये कंपनी वाले मामलात का? ये कंपनी जो है ये काफ़ी अरसे से बड़ी मशहूर हुई है और इसमें सुना है, मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, कि इंजमामुल हक का भाई भी जो है वो इसका चीफ है। लिहाजा मैंने डाल ली, अभी कर लिया। तो जी सॉरी आपको बॉदर किया। तो बात दरअसल ये है कि इस चीज़ की बड़ी सही तरीके से इंक्वायरी की जाए ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। लिहाजा मेरी बोर्ड से ये दरख्वास्त होगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप ऐसी इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे और लड़कों को आइंदा के लिए इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि आइंदा से अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बात भी होती है तो लड़के जो है इस चीज़ को खुद सॉल्व कर सकें और बोर्ड जो है वो इस चीज़ पे खुद ही जो है वो ये साबित कर सके कि हमारे लड़के जो हैं वो सही हैं और ऐसी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोर्ड ने 5 रुकनी कमेटी तो जहीर साहब बना दी है, लेकिन अभी ये नाम हाईलाइट नहीं किए गए कि इस कमेटी का हिस्सा कौन कौन होगा। ये प्रेस रिलीज में कुछ देर तक बताया जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि शफाफ तहकीकात के लिए मजीद का इकदाम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए हमारी जो इंटेलिजेंस जो कमेटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो खुल के सामने आए और इस चीज़ का पता करने की कोशिश करें
कि आया इसमें क्या सदाकत है। अगर सदाकत नहीं है तो किसी को बदनाम करना भी सही नहीं है, और अगर सदाकत है तो उसको सही तरीके से आप उसको इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि आइंदा से कोई भी आदमी जो है इस किस्म की बात ना कर सके। लेकिन इसकी इंक्वायरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, लीना मोइन साहिबा, ताबिश मीर, खालिद महमूद साहब, नसीम राजपूत, एजाज बाकरी, फवाद मुस्तफ़ा, नईरुद्दीन साहब और हमारे साथ मौजूद थी नादरा मुश्ताक। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। कौमी एयरलाइन की बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारे ने टेक ऑफ के कुछ देर के बाद ही हंगामी लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि हंगामी लैंडिंग जहाज़ का एक इंजन बंद होने की वजह से की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि कौमी एयरलाइन ने बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर हंगामी लैंडिंग की है। तैयारे ने टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हंगामी लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि हंगामी लैंडिंग की वजह जहाज़ का एक इंजन बंद होना है। अहम खबर है, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन ने हंगामी लैंडिंग की है बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और हंगामी लैंडिंग की वजह एक इंजन का बंद होना बताया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी एयरलाइन की बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारे ने टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हंगामी लैंडिंग की। भारतीय और अफगान साइबर जंगजू सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जाली अकाउंट्स की भरमार कर दी गई है। मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीरों और ओहदेदारों के नाम से जाली अकाउंट्स बना दिए गए हैं। जाली मैसेजेस के जरिए पाकिस्तान आलमी बरादरी बिलखुसूस चीन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के गहरे दोस्त और पाकिस्तान के साबिक चीनी सफ़ीर जाओ जंग के नाम भी जाली अकाउंट एक्टिव कर दिया गया है। जाली अकाउंट से पाकिस्तान के अफ़गान मुहाजिरीन से सलूक पर तनकीद की गई है। हाँ, इस पर तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर, आगाह कीजिएगा इन जाली अकाउंट्स के बारे में। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत की जो खुफिया एजेंसियां, बिलखसूस उनके जो साइबर वारफेयर के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ाल हो चुके हैं। और इस हवाले से ये देखा गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हैं सोशल मीडिया पे, बिलखसूस जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है एक्स, उस पे, और उन अकाउंट्स के ज़रिए वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस हवाले से ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जो गैर मुल्की सफीर हैं, हुकाम हैं, आला उहदेदार हैं, उनके भी जाली अकाउंट वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। और इन एक्स के हैंडलर्स की ताज़ा फालियत की वजह से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जो है वो इसको एक दफ़ा फिर कोशिश करे कि अरूज हासिल हो। और एक अल-मुरसाद के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। और अल-मुरसाद को भारतीय हुकूमत की जानिब से ज़राए के मुताबिक 20 लाख रुपए अफगानी का बजट जो है ये फराहम किया जा रहा है। अल-मुरसाद की जो ट्रांसमिशन है उर्दू, पंजाबी, अरबी और अंग्रेजी के अलावा मुख्तलिफ जुबानों में देखी जा रही है। जो उनके हैंडल्स हैं, जो उनके ट्वीट्स हैं, और जो इसके अलावा दीगर जो मवाद वो नशर कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो चीन के साबिक सफीर थे याओ जिंग, जो कि पाकिस्तान के बहुत गहरे दोस्त समझे जाते हैं, उनका भी एक फेक अकाउंट एक्स पर बनाया गया है। और याओ जिंग के अकाउंट से पाकिस्तान पर तनकीद की गई है। और ये तनकीद बुनियादी तौर पर वो लोग जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनको वापस भेजने के हवाले से की गई। और इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को खराब करना है, उनको नुकसान देना है। और याओ जिंग का जो असली अकाउंट है उससे भी इस खबर को फेक करार दिया गया और इसकी तरदीद की गई है। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास, आगाह कर रहे थे। कराची में बोल न्यूज की खबर पर एक्शन। रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। रेंजर्स हुकाम ने 7 मुकामात पर ऑपरेशन किया। 3 मुकामात पर ऑपरेशन करके लाखों गैलन पानी चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजाहत अली से तफसीलात जानते हैं। वजाहत, आगाह कीजिएगा इस बारे में। मैं आपको बता चलूं, बोल न्यूज ने गुज़िश्ता 15 नवंबर को एक खबर नशर की थी जिसमें 42 मिलियन गैलन पानी चोरी होने के हवाले से बताया गया था। सब सॉइल माफिया वाटर कॉर्पोरेशन का पानी
चोरी करती थी, जिसके ऊपर बोल न्यूज ने खबर नशर की। उसके बाद रेंजर्स और वाटर बोर्ड के हुक्काम की जानिब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। कल रात रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 3 सब सॉइल के मकामात के ऊपर ऑपरेशन करके लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले 2 अपराध को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सुखन के इलाके में भी एक गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाया जाता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन करके टैंकर्स माफिया कारिंदों को भी गिरफ्तार किया गया और एक हाइड्रेंट को भी मस्मार किया गया है। रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी जब तक सब सॉइल माफिया और बोरिंग माफिया का खात्मा नहीं कर दिया जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।